जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कृपया कर दोस्तों क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी से तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। दोस्तों, उनके प्रति जो कि तैयारी को तब शुरू करेंगे जब एग्जाम से 1 महीने या 15 दिन पहले। दोस्तों, वो आपके पैरों की धूल के बराबर भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे अगर आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज आपको एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए क्लास में आप रोजाना जरूर जुड़िए और क्लास को अंत तक जरूर देखिए। आपको क्लास में इंटरेस्ट यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथक से। दोस्तों, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें सबसे पुराना भरतनाट्यम है। दोस्तों, आपको याद रखना है सबसे पुराना भरतनाट्यम है। वहीं दोस्तों, जो सबसे नवीन इसमें शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है वो सत्रिया है। दोस्तों, आपको याद रखना है भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है और क्षत्रिय नृत्य का संबंध असम से है। वहीं दोस्तों बात करें हम कुचिपुड़ी। दोस्तों, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। वहीं दोस्तों मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। कथक नृत्य एकमात्र उत्तर भारत का नृत्य है, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जयपुर और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो कथक नृत्य है। वहीं दोस्तों मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं तो वो केरल राज्य है, मोहिनीअट्टम प्लस कथकली। दोस्तों, वहीं एक यहाँ पर और बच गया है दोस्तों, ओडिसी। दोस्तों, ओडिसी नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य से है। आपको याद रखना है कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और यही आपको याद रखना है। यही एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है शास्त्रीय नृत्यों से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वर्ष 1861 में। दोस्तों, वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, जिसको एएसआई भी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अधीन की गई थी। आपको यह फैक्ट याद रखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अधीन की गई थी। वहीं दोस्तों भारत में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों जो इसके पहले महानिदेशक भी थे वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वाद्य यंत्रों से आना कंफर्म है, इसलिए आपको याद रखना है बदरुद्दीन डागर का संबंध निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीणा। दोस्तों, बदरुद्दीन डागर का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। वहीं दोस्तों बात करें वीणा से कुछ संबंधित अलग कलाकारों के, दोस्तों वीणा से एक नाम और आप याद रखिएगा, दोरो स्वामी अय्यर। दोस्तों, दोरो स्वामी अय्यर का संबंध यहां पर वीणा से होने वाला है।
वहीं दोस्तों बात करें हम वायलिन की, तो वायलिन से आप याद रखेंगे एक बड़ा नाम एम राजम का और वीजी जोग का। दोस्तों एम राजम और वीजी जोग वायलिन से संबंधित है। वहीं सितार से अगर हम बात करें तो बड़ा नाम है एक रविशंकर और एक शाहिद परवेज, आप याद रखना। दोस्तों जो ज्यादातर पूछता है वो रविशंकर को पूछता है और शाहिद परवेज, बंदे हसन, ये सभी सितार से संबंधित है। वहीं दोस्तों तबला से संबंधित एक बड़ा नाम है अल्लाह रखा खान, साबिर खान, लतीफ खान। दोस्तों ये सभी तबला से संबंधित है। आपको मोस्टली एक एक या दो दो नाम इनके याद रखने हैं। आपसे यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और आपका एक नंबर यहां से 100% कंफर्म होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों कठपुतली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों कठपुतली नृत्य का संबंध राजस्थान से है। अगर बात करें हम राजस्थान से संबंधित कुछ और नृत्यों की, दोस्तों आपको याद रखना है चरी नृत्य का संबंध भी कहां से है, तो वो भी राजस्थान से है। दोस्तों चरी नृत्य, गैर नृत्य आपको याद रखना है, गैर नृत्य, पणिहारी नृत्य आपको याद रखना है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राजस्थान से चरी नृत्य, गैर नृत्य, पणिहारी नृत्य, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से हो जाएगा हमारा तमाशा नृत्य, कोली नृत्य। दोस्तों यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तमाशा नृत्य, कोली नृत्य, लावणी नृत्य। आपको मात्र ये 3 याद रखने हैं, 100% यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से जवारा नृत्य, मटकी नृत्य, वहीं दोस्तों बधाई नृत्य भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों काठी नृत्य भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों ये प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है और लगभग गुप्त साम्राज्य से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है। आपको इसका आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। दोस्तों श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य की स्थापना का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा था। वहीं दोस्तों बात करें गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की, तो वो दोस्तों जो इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दोस्तों इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और वो 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक प्लस चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धिराज की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जो गुलाम वंश की नींव रखी थी वो ऐबक द्वारा रखी गई थी। इसके बाद में जो इनका गुलाम था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है, कुरान खा कहा जाता है और दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण भी ऐबक द्वारा ही कराया गया था। वहीं दोस्तों बात करें कुतुब मीनार की, दोस्तों कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक के द्वारा रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
वहीं दोस्तों बात करें हम खिलजी वंश की, तो गुलाम वंश के बाद में भारत में खिलजी वंश आया था। दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी, कैमुर्स की हत्या करके। दोस्तों गुलाम वंश का जो अंतिम राजा हुआ था वो कैमुर्स हुआ था, और कैमुर्स की ही हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, और फिर जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था, और ऐबक के ही द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1923 में। दोस्तों 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, और ये भारत में एक राजनीतिक दल बनाया गया था। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। साथ ही दोस्तों ये भाग 3 में इनका उल्लेख है, आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों रूस से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को ग्रहण किया है। इंग्लैंड से तो भारत ने ज्यादातर जो यहाँ पर अधिकार यहाँ पर लिए गए हैं वो ज्यादातर इंग्लैंड से ही लिए गए हैं। एकल नागरिकता भारत में इंग्लैंड से ली गई है। वहीं दोस्तों बात करें आयरलैंड की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी दोस्तों डीपीएसपी को भारत में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए। अनुसूचियों में से क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा जाता है। दोस्तों भारत में कुल जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची है वो कितनी है? संविधान के निर्माण के समय कुल 8 अनुसूचियां थी, और दोस्तों वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हो चुकी है। यानी दोस्तों 4 यहाँ पर अनुसूचियां और जोड़ दी गई है। सीटों का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। अनुसूची 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अनुसूची 8 की, तो इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो कुल भाषा इसमें 22 है, 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 के अंतर्गत किया गया है। वहीं अनुसूची 10 में ये दल बदल से संबंधित है। यानी दोस्तों राजनीतिक जो दल होते हैं उनका दल बदल से ये संबंधित है, और इसको 1985 में जोड़ा गया था। दोस्तों काफी बार पूछ लिया जाता है, अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, दोस्तों डीपीएसपी को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? दोस्तों बात करें अगर हम डीपीएसपी की, तो ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, और इनको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत पर ग्राम पंचायतों का संगठन ये अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
एकल नागरिकता कहां से ली गई है? दोस्तों भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम फ्रांस से कि फ्रांस से हमने क्या ग्रहण किया है, तो स्वतंत्रता व समानता हमने फ्रांस से ग्रहण की है। वहीं दोस्तों जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रावधानों को ग्रहण किया है। वहीं दोस्तों जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों हरित क्रांति आने के पश्चात हमारे देश में जो खाद्यान्न फसलों में देखने को मिला था वो काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला था, और ज़्यादातर हरित क्रांति का जो यहाँ पर फायदा हुआ था वो गेहूं की फसल का हुआ था, और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों विश्व में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग ये मैक्सिको देश से संबंधित है। वहीं दोस्तों स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम वर्गीस कुरियन की, तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित वर्गीस कुरियन है। यानी दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को भारत में माना जाता है। तीनों ही नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। वहीं अगर बात करें सबसे नवीन जो पर्वतमाला है वो हिमालय है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। वहीं दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की जो नवीनतम पर्वतमाला है तो वो दोस्तों हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। दोस्तों आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर बात करें हम और शहर की, तो दूसरा जो बड़ा शहर हो जाएगा वो दिल्ली शहर हो जाएगा। दोस्तों दिल्ली और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त 2014। यानी दोस्तों 15 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जनधन यानी दोस्तों योजनाओं से आना यहाँ पर तय है, बिल्कुल जरूर इनको रिवाइज कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? यानी दोस्तों गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल रखा गया था वो गाडगिल योजना के नाम से रखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसको पीसी महालनोबिस के मॉडल पर इसको शुरू किया गया था। वहीं दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना उसको हेरोड डोमर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पर इसको रखा गया था। वहीं दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है? दोस्तों
विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिनोल। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। बात करें अगर हम थायमिन की तो B1 का रासायनिक नाम थाइमन होता है। वहीं दोस्तों नियोसिन ये विटामिन B3 का नाम रासायनिक नाम होता है। बायोटीन दोस्तों विटामिन B7 का, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेटिनोल विटामिन ए, थाइमिन विटामिन B1, नियोसिन विटामिन B3, बायोटीन विटामिन B7, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कीबोर्ड है। दोस्तों कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है या फिर कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको आता है तो आंसर देने की कोशिश जरूर करें। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? साथ ही दोस्तों कमेंट में ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास में आपको कोई भी दिक्कत आई है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार कर और क्लास को अच्छी करने की यहाँ पर कोशिश करें। धन्यवाद।